नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का अपने इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जो प्राणी इस पृथ्वी पर आया है वह कभी न कभी किसी न किसी रूप में बीमार जरूर पड़ता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं और तुरंत ही ठीक हो जाती है। कुछ बीमारियों के बारे में धारणा बन जाती है कि लाइलाज है, परंतु विज्ञान और हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब संभवतः कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं रही। इसी तरह से लाइलाज बीमारी मानी जाने वाली एक और बीमारी है कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोस्पी भी कहते हैं। कुष्ठ रोग के बारे में धारणा है लोगों के बीच में यह लाइलाज बीमारी है और इसका कोई भी उपचार संभव नहीं है, परंतु हमारी सरकार, हमारी पुरोधाओं ने यह माना है कि कुष्ठ रोग को मिटाना है। इसी संबंध में आज हम विशेष रूप से बात करेंगे अपने विशेष आमंत्रित अतिथियों के साथ। आज हमने इस विषय पर बात करने के लिए बुलाया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर जीतू चरण राम जी को, जो विधायक हैं कांकेर क्षेत्र के। सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे क्योंकि सरकार ने ये ठाना है कि कुष्ठ रोग को मिटाना है। इसलिए जीतू चरण राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SP सूद साहब, ये कोऑर्डिनेटर हैं कुष्ठ मुक्त झारखंड कार्यक्रम के। सूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं श्री रंजीत पाठक जी, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं कुष्ठ निवारण अभियान के। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्री अरविंद कुमार जी, जो CBR कोऑर्डिनेटर हैं इस रोग के। हमारे साथ एक विशेष प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद हैं श्री मुरली गोस्वामी जी, जो इस रोग से पीड़ित ही नहीं, इस रोग के बारे में काफ़ी लोगों की सहायता कर चुके हैं और काफ़ी आगे तक इस विषय पर काम भी कर चुके हैं। इन सब से बात करेंगे हम लोग। हमारे साथ कुछ अतिथि भी हमने आमंत्रित किया है जो संभवतः इस रोग से अनभिज्ञ हैं और इस रोग के बारे में भी जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ जो इस रोग से पीड़ित भी हैं, उनसे भी बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं सूद साहब से। सूद साहब, सबसे पहले संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए, यह बीमारी है क्या? ये एक आम बीमारी है और इस बीमारी में एक बहुत छोटा जीवाणु होता है, जो बहुत सूक्ष्म जीवाणु है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। वो शरीर में प्रवेश करने से कुछ उसके लक्षण निकलते हैं और वो लक्षण में ख़ास करके हल्के रंग के दाग निकल आते हैं और वो दाग सुन्न होते हैं। हाथ पाँव में कभी कभी बिल्कुल सूनापन हो जाता है और ये ज़्यादातर शुरू के लक्षण यही हैं इसके। पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे इसकी मुख्यतः पहचान कैसे होती है? कुष्ठ रोग की मुख्यतः पहचान है, अगर त्वचा पे किसी भी रंग का दाग हो, खासकर तांबिया रंग का, उसमें सूनापन हो, खुजलाहट ना हो, तो ये कुष्ठ रोग की पहचान हो सकती है। शुरुआती लक्षण में 1 या 2 दाग हो सकते हैं, जो बाद में चल के ये किसी भी नर्व को, तंत्रिका को डैमेज कर सकते हैं, विकृति कर सकते हैं और धीरे धीरे अंग की विकलांगता तक जाते हैं। अतः इस रोग की शुरुआत में पहचान हमें विकलांगता से बचा सकती है। अरविंद जी, आप इस विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी। इस बीमारी का इलाज बहुत ही सरल है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे, अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति को प्रारंभिक लक्षण दिखे, तुरंत दिखने के साथ ही अस्पताल जाएं और वहां से अपना इलाज कराएं और विकृति से बचें। गोस्वामी जी, आते हैं आपके पास। आप इस रोग से पीड़ित रह चुके हैं जी। कैसे आपने पहचाना ये रोग आपको हुआ और कैसे इलाज हुआ आपका? जैसे सफ़ेद दाग हुआ, दाग को सुन्न हो जाता है, तो इसी से हमको पहचान हुआ। बाद में हम गौरीपुर बांकुड़ा गया, बांकुड़ा से दवाई कुछ खाया, बाद में आ गया ये जगह आ गया जगन्नाथपुर। तो एस मिश्रा था, सुमंत्र मिश्रा मतलब डिओलो था टाइम, उसी से दवाई खाया 2.5-3 साल, नेगेटिव सर्टिफिकेट हम लोग को मिला। आज हम बहुत अच्छा है। आज मेरा जब 2008 NLR आया, डॉक्टर सूद जी और अरविंद जी, हम लोग पानी में पाँव भिजाया, टॉप दे के आधा घंटा 1 घंटा भिजा के उसी के कड़वा तेल ले लिया। आज मेरा पाँव में जख्म नहीं है, सब खत्म हो गया। तो इसलिए हम अगर सुस्त है। पहले तो हमको छुआछूत का बीमारी था, कुछ दुकानदानी बूटी नहीं दिया। हम लोग जगन्नाथपुर जाता है, बूटते हैं दुकान, सब चाय नाश्ता खाता है, हम लोग से ढेल मेल सब कुछ है। এখন हम नेगेटिव हो गया, এখন हम बहुत अच्छा है। अरविंद जी, क्या ये सचमुच में छुआछूत की बीमारी है? सर, ऐसी आप धारणा है, लेकिन ये है नहीं। लोगों की मन में धारणाएं अभी तो बहुत कम हो गई है, लेकिन है कि छुआछूत की बीमारी है, लेकिन बहुत ही कम है। अगर 100 आदमी को इसका इन्फेक्शन लगता है तो उसमें से
एक आदमी को या 2 आदमी को हो सकता है। वो भी उनके शरीर के रोग रोधक क्षमता पर निर्भर करता है कि बीमारी होगी या नहीं। रंजीत जी, इसका मुख्यतः इलाज आपके हिसाब से क्या क्या है? अभी सरकार की तरफ से एमडीटी दवाई है जो बिल्कुल मुफ्त है, जो ऐसे रोगियों के इलाज के लिए दी जाती है। मुख्यतः इस बीमारी में 2 तरह के इलाज हैं, 6 माह के और 12 माह के। तो हमारे पास सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, झारखंड के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ये दवाई उपलब्ध है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे हम संपूर्ण रोगियों का उपचार कर सकते हैं। जो शुरुआती लक्षण है उसमें 6 माह के दवाई दी जाती है, और अगर वो कुछ आगे चल के गंभीर बीमारी का रूप ले लिए हैं तो उन्हें 12 माह की दवाई दी जाती है। लेकिन इन दवाई से ये पूर्णतः रोग मुक्त हो जाते हैं। जीतू जी, ये बताइए, सरकार ने ठाना है कुष्ठ रोग को मिटाना है, आपकी सरकार क्या कर रही है इस दिशा में? देखिए, हमारी सरकार कुष्ठ रोग को मिटाना है और झारखंड को कुष्ठ मुक्त झारखंड बनाना है। चूँकि देश में एक बहुत बड़ी अभियान चल रही है, कुष्ठ मुक्त भारत बनाने के लिए झारखंड को बनाना अत्यंत आवश्यक है। और स्वास्थ्य विभाग में हर एक लोग कर्मी कुष्ठ रोग की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, इसका सर्वे कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इसकी सैनिटेशन पर प्रभाव पड़ रहा है उन जगह पर जा कर के सर्वे करके आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 6 महीने और 12 महीने के इनकी ट्रीटमेंट चल रही है। और जैसे ही इसकी पहचान होती है त्वरित हम लोग उसकी दवाई देने का प्रयास करते हैं, ताकि उसका किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके और एक साधारण जीवन वो व्यक्ति जी सके। इस अभियान में सरकार काम कर रही है। सूद साहब, इसका विस्तृत रूप से बताएंगे, सरकार कैसे लोगों तक पहुंच रही है, कैसे कुष्ठ रोग को मिटाने में आगे आ रही है? इसमें इस तरह से है कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर साल महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पे एक स्पर्श अभियान चलाया जाता है जो जागरूकता के लिए है। सारे ही स्कूलों में, सारे ही गाँव में मीटिंग्स की जाती है और उसमें विशेष तौर पर ये बताया जाता है कि कुष्ठ रोग के लक्षण क्या है और कुष्ठ रोग से घृणा नहीं करनी है, और जो भी इस तरह का रोगी हो उसको प्रोत्साहित करें ताकि वो ट्रीटमेंट में आ सके। एक तो ये है जागरूकता, उस समय होती है और थ्रू सारा साल होती रहती है, इसी तरह जिले वाइज और ब्लॉक वाइज और गांव-गांव में। दूसरा है कि जब कोई भी कुष्ठ रोगी संदेहात्मक होता है कि उसको लगता है कि वो फिर हमारे जो ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल हैं वहाँ आते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं वहाँ आते हैं और वहाँ वो दिखाते हैं डॉक्टर्स को। डॉक्टर वो डायग्नोज करते हैं लक्षण के बेस पे, और वो जब डायग्नोज हो जाता है तो उसको फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा है कि ये ट्रीटमेंट जो है लगातार चलता रहता है, जिसमें हर महीने आके फॉलोअप होता है, वो दिखाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी इलाज किया जाता है। लास्ट में है कि अगर कोई रोगी बाहर जाना चाहता है, माइग्रेट करते ही हमारी पॉपुलेशन अपने लेबर के लिए बाहर जाना चाहता है, तो उसके लिए व्यवस्था है कि 3 महीने 4 महीने 6 जितना दिन तक भी उसको जाना है उतने दिन की दवा उसको दे दी जाती है। और बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी रोगी को, तो जो हमारी सैया हैं गांव की, उस गांव की, उनको ये दिया जाता है कि वो जाके उसको ट्रीटमेंट पहुंचा दे ताकि रेगुलर ट्रीटमेंट ले और उससे वो क्योर हो जाए। रंजीत जी, ये जानना चाहेंगे, सुदूर गाँव में, सुदूर ऐसे इलाके, बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ लोग की पहुँच अभी भी नहीं हो पाई है, वैसे जगहों पर आप कैसे लोगों को चिन्हित करते हैं कि नहीं ये कुष्ठ रोग है और क्या सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराते हैं? सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हम लोगों ने झारखंड में सभी गाँव में, हर एक पंचायत में और गांव में हर एक 800 लोगों पे एक सैया चिन्हित किया हुआ है जो उस गांव के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराती है। तो हमारे झारखंड में कुल 40,900 सैयाएँ हैं जो कार्यरत हैं, और उन सारे सैयाओं को कुष्ठ कार्यक्रम के तहत पूर्णतः प्रशिक्षित किया गया है कि कैसे हम लोग कुष्ठ कार्यक्रम में कुष्ठ रोगियों की पहचान कर सकें एवं उनको संपुष्टि के लिए चिकित्सक से परामर्श करके उनकी संपुष्टि कर सकें कि कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। सभी सैयाओं को सभी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जोड़ा गया है ताकि वो पूर्णतः सैया जो है उन लोगों का इलाज कर सके और समय समय पर दवाई खिला सके। सारे सैयाओं को कुष्ठ रोगियों को दवाई खिलाने के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर कोई सैया के द्वारा किसी रोगी की पहचान की जाती है तो उनको शुरुआत में, अगर वो बिना विकलांगता के हैं, तो 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। अगर कोई रोगी
जो विकलांगता के साथ पहचान की जाती है, जो रोगी विकलांगता के साथ पहचान की जाती है उनको 200 रुपये की, और जो रोगी शुरुआती लक्षण में पहचान की जाती है उनको 250 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसमें ये उल्टा है कि जो विकलांगता के साथ उनको 200 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये, और जो विकलांग 200 रुपये, 200 रुपये, और जो विकलांगता नहीं शुरुआती लक्षणों में पा गए उनको 250 रुपये। इसलिए वो 250 रुपये का है, क्योंकि अगर वो शुरुआती लक्षण अगर खोल लिया तो वो हमारा विकलांगता से बचा लिए। तो इससे सैयाओं में ये मैसेज जाता है कि हम लोगों को रोगी को पहले खोजना है ताकि उनको विकलांगता से भी बचाया जा सके और हम लोगों की प्रोत्साहन राशि भी ज़्यादा मिल सके। दूसरा है कि उनको इलाज के लिए अगर जैसे 6 माह या 12 माह का चिकित्सा है, अगर वो 6 माह तक उनको पूर्णतः चिकित्सा दे पाती है या दवा खिला पाती है तो उनको 400 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर वो 12 माह तक पूर्ण चिकित्सा दे पाती है तो उनको 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो मतलब ये है कि रोग की रोकथाम, पहले रोग होने से पहले रोग की रोकथाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावे भी अभी हम लोगों ने कुछ हार्ड टू रीच एरिया जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं है, वहाँ पे भी कुछ अलग से हम लोगों ने अभी वॉलेंटियर को चिन्हित किया है जो ऐसे क्षेत्रों में जाएं जहाँ पे हमारे कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं जाती है, ऐसे क्षेत्रों में भी जाके उनको वो दवाई दें। तो उनके लिए भी हम लोगों ने अलग से अभी प्रोत्साहन राशि का प्लान किया है ताकि ऐसे कोई भी गाँव के या कोई भी जगह के आदमी ना बचे जिन्हें हम स्वास्थ्य सुविधा ना पहुंचा सकें। अरविंद जी, कभी कभी देखने में आता है कि लोग लोक इलाज के भय से, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं ये बीमारी लाइलाज है या समाज में थोड़े इसके बारे में भ्रांतियां फैली हुई है, लोग सामने ही नहीं आना चाहते हैं। ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने अरविंद जी? जी, आपका क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है सर, लेकिन ये पहले यह अवस्था थी कि लोग लोक इलाज के चलते अपनी बीमारी को छुपाते थे या नहीं दिखाना चाहते हैं। अभी धीरे धीरे हमारा जो प्रचार प्रसार है बहुत हद तक काफ़ी कार्यरत हुआ है, सक्सेस हुआ है, जिसके चलते लोग खुल कर आ रहे हैं और बिना विकलांगता के आ रहे हैं। अभी विकलांगता का प्रसार रेट है या विकलांगता होने का दर है जो बहुत कम गया है। इससे पता चलता है कि लोगों में जो झिझक थी पहले वाली वो कम हुई है और लोग दिखाने के लिए खुलकर आ रहे हैं। खुलकर आए। सूद साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि इसकी बीमारी का इलाज संक्षेप रूप में और पुख्ता रूप में बताइए हमारे दर्शकों को, कैसे करते हैं आप लोग? इसका इलाज जो है बहुत ही साधारण है। एक 28 दिन का एक पैकेट बना रहता है, उसको ब्लिस्टर कैलेंडर पैक बोलते हैं, और वो दिया जाता है। पहले दिन कुछ 2-3 ड्रग्स होती हैं जो दी जाती हैं जो रोगी को लेना है सामने में, और उसके बाद वो घर में अपने लेता रहता है। फिर 28 दिन के बाद उसको आना होता है। किसी अवस्था में उसको कोई प्रॉब्लम बीच में आती है, रिएक्शन हो तो उसकी भी व्यवस्था है हमारी सब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो वो भी उसका हो जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बीच बीच में हम 28 दिन का जो दौर है दवाएं खाने का, वो कितने दिनों तक चलता है? 6 महीने, ये साल भर? ऐसा है कि अगर बीमारी शुरू की अवस्था में है तो उसको 6 महीने तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। 6 ब्लिस्टर पैक दिए जाते हैं 28 दिन के। और अगर वो बीमारी थोड़े दिन बढ़ गई है तो उसको हम लोग 12 महीना तक देते हैं, 12 ब्लिस्टर पैक देते हैं। ये है टोटल ट्रीटमेंट जी। इस शुरुआती लक्षणों में, शुरुआती लक्षणों में तो 6 महीने का ट्रीटमेंट है, लेकिन कभी कभी लक्षण थोड़ा डिले होता है, पेशेंट इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, तो फिर उसको अगर, क्योंकि उसका क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग करने का एक तरीका बताया गया कि 6 दाग या 6 से ज़्यादा दाग हैं तो उन रोगियों को हम लोग मानते हैं कि इनमें बैक्टीरिया ज़्यादा है और इनको 12 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं। जी, बहुत अच्छा। हमारे कुछ अतिथि भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे, कृपया आप पूछें। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप माइक लीजिए प्लीज़, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर भीम प्रभाकर हुआ, और अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 6 महीना और 12 महीना का दवा दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि किसी कारणवश कोई मरीज दवा को डिसकंटिन्यू कर दे तो क्या फिर उसको 6 महीना और 12 महीना खाना पड़ेगा क्या? नहीं, इसकी बहुत अच्छी गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है। अगर ये शुरुआती लक्षण जब दिखे हैं और दवाई एक बार आपने प्रारंभ कर दिया है तो जैसे 6 माह की दवाई है, अगर किसी कारणवश आप 6 माह में उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उसमें आप कम से कम उसको 12 माह या 9 माह के अंदर उसको पूर्ण कर लें तो वो पूर्णता मानी जाती है। हमारे पास कुछ संदेश भी है लोगों के नाम, हम लोग उसको भी देख लेते हैं एक बार। मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास में रोगों की सूची में कुष्ठ रोग संभवतः एक ऐसा रोग है जिसके रोगी सर्वाधिक अमानवीयता, असंवेदनशीलता एवं उपेक्षा का शिकार हुए हैं। हमारा समाज उसके प्रति भ्रांतियां और अज्ञानता से भी ग्रस्त रहा है।
कुष्ठ रोग का प्रभाव दुनिया के कई देशों में हजारों साल से रहा है और यह मानवता के प्रति एक अभिशाप की तरह है। होता क्या है कि किसी के हाथ या पाँव में टेढ़ापन आ गया, खराबी आ गई, और ये अगर समाज में पता चल जाता है कि इसको कुष्ठ रोग है, तो जो समाज में पुरानी धारणाएं चली आ रही थी वो काफ़ी कम तो हुई हैं, लेकिन अभी तक जीरो नहीं हुई। अभी तक उसमें लगातार प्रयास और ये चल रहे हैं। और मैं मुख्यतः यही कहना चाहूँगा कि इसीलिए कुष्ठ रोगी जो हैं, कभी आज से 20 साल पहले 30 साल पहले अपने समाज से बहिष्कार हुआ घरों से, और वो अलग अपनी कॉलोनी और ये बनाने लग गए। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के संक्रमण के कारण होता है। सन 1873 में G.H. एर्मेरे हैंसन के द्वारा नॉर्वे में कुष्ठ रोग के कारणात्मक एजेंट माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की खोज की गई थी। यह रोग न तो दैवी प्रकोप का प्रभाव से होता है और न ही वंशानुगत है और न ही किसी पाप का प्रायश्चित ही है। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों से किसी को भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि छुआछूत का रोग ही नहीं है ये। और दुनिया की जो बीमारियां हैं, सबसे कम फैलने वाली बीमारी ही कुष्ठ रोग है। त्वचा पर घाव होना कुष्ठ रोग का प्राथमिक बाह्य संकेत है। सांवली चमड़ी वाले लोगों की त्वचा पर हल्के धब्बे, जबकि गोरी चमड़ी वाले लोगों में गहरे या लाल रंग के धब्बे का होना इस रोग का संकेत हो सकता है। इससे प्रभावित होने के बाद त्वचा के चकते या धब्बों में संवेदना की कमी होती है। हाथ पैरों में सुन्नता, झिनझिनी, कमजोरी, लोलकी या चेहरे में सूजन या गांठ हो जाते हैं। और अगर समय पर उपचार न किया जाए तो दिव्यांगता की स्थिति में मनुष्य आ जाता है। जब ये बीमारी का लक्षण निकलते हैं, ज्यादातर लोगों को शरीर पे हल्के रंग का दाग निकलता है, तांबे रंग का दाग या लालिमा लिए हुए दाग निकलता है जो सुन्न रहता है। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनको हाथ और पाँव में सूनापन आता है, तब उनको पता चलता है। और कुछ रोगी मैंने ट्राइबल में देखे हैं जिनके दाग ज़्यादा नहीं निकले तो कान में और चेहरे पे हल्की गिल्टियां या ये निकलती हैं, और उसके साथ साथ उनके हाथ और पाँव में कमजोरी आने लग जाती है। अनुसंधान से यह भी ज्ञात हुआ है कि अधिकांश मामलों में यह रोग संक्रामक नहीं है और इलाज के बाद पूर्णतः ठीक भी हो जाता है। यही कारण है कि तमाम भ्रांतियों के कारण पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों कुष्ठ कॉलोनियां बन गई हैं। किनारे में रह जाता था, अपने आप को खत्म करने का भी विचार आया। हाँ, तब बाद में ये सब दवाई पत्ता खा के नेगेटिव हो गया। अगर गांव जाता है, गांव में छुआछूत का ये सब नहीं है। तालाब में नहाइए, धुआइए, खाइए, आइए जाइए, बस स्टैंड में कुछ घिरा घुस नहीं है। लेकिन अब समाज बदल रहा है, परिवार में अब इन्हें सम्मान मिल रहा है। सदियों से चली आ रही वर्जनाएं अब टूटने लगी है। शिक्षा और जन जागरण से अब ये भ्रांतियां दूर हो रही है। निकलते हो, लोगों से बात करते हो, दोस्तों से मिलते हो, तो इस बीमारी को लेके कभी बात होता है? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं होता। वो लोग भी जानते हैं कि हाँ क्या है, लेकिन वैसे कोई हम लोग में हिंसा या कुछ कोई भावना नहीं होती। और हमको जहाँ भी हम गाड़ी उड़ी चलाते हैं सब हमको सब जानता है कि यहाँ के, लेकिन भी वो लोग हमें काम में बराबर रखते हैं, जानते भी। उपचार के साथ साथ देश और झारखंड जैसे राज्यों में कुष्ठ रोगियों को समाज में सम्मान दिलाने एवं रोजगार के अवसर मुहैया कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए भी कई कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है। सरकार की तरफ से इनको जो सम्मान की जनक जीवन जीने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी इलाज की पूरी व्यवस्था हर जगह है और छोटे से छोटे अस्पतालों में दवा मुफ्त में दी जाती है। इनके बच्चे या जो कुष्ठ पीड़ित हैं उनके रोजगार के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो कौशल विकास की योजना चलाया जा रहा है, सब लोगों को डोर स्टेप में उपलब्ध है। उसके लिए हम लोग जानकारी भी देते हैं कि कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा है तो या तो प्रोफेशनल कोर्स करे या नहीं तो वोकेशनल कोर्स में जाए। गत वर्ष प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को सामूहिक प्रयास से प्रभावी बनाकर एवं प्रभावित रोगियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महात्मा गांधी, father of our great nation, had an enduring concern for people afflicted with leprosy.
His vision was not to treat them, but also to mainstream them in our society. Our efforts to eliminate leprosy from this country under the National Leprosy Eradication Program is just a tribute to his vision. भारतवर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा कुष्ठ रोग उन्मूलन का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन सामाजिक जागरूकता इसके उन्मूलन की दिशा में सर्वाधिक कारगर कदम साबित हो सकता है। आज सर्वोपरि यह भी है कि इस रोग के प्रति लोगों की जागरूकता बने और साथ ही इनके रोगियों के प्रति भी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण भी समाज अपनाए। कोशिश की हमने अपने इस संदेश में, इस छोटी सी लघु फिल्म में सारी चीज़ों को समेटने की, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी लोगों के जहन में है। जैसे एक बात उठ कर के आई कि एक दवा की एक खुराक इस कुष्ठ रोग को मिटा देती है। ये फिर भी आपने 6 महीने का समय निर्धारण क्यों कर रखा है? रंजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे। दवा की पहली खुराक जो है कुष्ठ रोग की जीवाणु को 99.99% जो है वो ख़त्म कर देती है, 99.99%, 99% कर देती है। लेकिन फिर भी कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो हमारे शरीर में रहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये रोग फैलाते नहीं। तो 6 माह की संपूर्ण चिकित्सा के बाद ये रोगी कुष्ठ मुक्त भी हो जाते हैं और किसी भी तरह से ये रोग फैलाने की जो क्षमता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। हमारे अतिथि भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। बताइए, अपना नाम बताइए पहले। अरविंद कुमार सिंह। हमारा मानना है सर कि ऐसे लोगों में भ्रांतियां हैं, अभी पूरी तरह से प्रचार प्रसार हुआ है, मगर कि ये जेनरिक पारिवारिक माने एक से दूसरे को होता है, ऐसा है क्या? ये सारी भ्रांतियां हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुष्ठ रोग एक से दूसरे को फैलाते हैं। अगर ये प्रारंभिक तौर पे पहचान लिए जाएं और रोगी की पहचान कर ली जाए और प्रथम खुराक की ही दवाई दे दी जाए तो उसी समय उनके रोग फैलाव की दर जो है समाप्त हो जाती है। अगर किसी कारणवश ये रोगी बहुत ही ज़्यादा वृहद रूप से रोगग्रस्त हो जाते हैं या विकलांगता के दर पे जाते हैं तो कुष्ठ रोगी जो हैं वो रोग फैलाते हैं। ऐसे में अगर उनकी प्रथम चिकित्सा की जाए तो उसी समय उनका रोग फैलाव दर खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ छुआछूत या भेदभाव की आवश्यकता नहीं है। इनको तुरंत जो है स्वास्थ्य केंद्र में जाके इनकी चिकित्सा जो है सुनिश्चित कराएं। और अभी सबसे जो ताज़ा उदाहरण है वो हमारे राज्य में हमारे स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर ने इसका बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया था। उनके घर में ही उनके यहाँ एक काम करने वाले को कुष्ठ रोग पीड़ित पहचान हो गई और उन्होंने घर में रह के ही उनका इलाज शुरू कर दिया और उनके साथ ही वो समय भी बिता रही हैं और इलाज भी कर रही हैं, ताकि ये जो मैसेज है ये पूरे समाज में जाए कि ये रोगी के साथ रहा जा सकता है, भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है और इनका इलाज किया जा सकता है साथ में रह। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे साथ हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, आप बताइए, आपके गांव देहात में जब शुरुआती लक्षणों में क्या क्या मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी? देखिए, पहले का छुआछूत का तो बीमारी था, तो इसी में थोड़ा से छुआछूत मानता था, लोग मानते थे कि छुआछूत। जब हमें 1980 जगन्नाथपुर आया, इंदिरा नगर 85-84 उसका इंदिरा नगर नाम हुआ, तो हम लोग का 185 परिवार है हम लोग, उसमें बाल बच्चा लेके हम लोग 680 आदमी है। तो मेरा जूठा ऐठा बहुत आदमी खाया, आज तो किसी का नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। आपके परिवार में कितने लोग थे गांव में? जी, गांव में हम 2 भाई 2 बहन थे। 2 भाई 2 बहन। क्या आपको ये रोग हुआ तो लोगों को भी हुआ? नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने गोस्वामी जी हैं। इनके परिवार में 4 लोग थे, इनको ये रोग हुआ लेकिन और किसी को भी नहीं हुआ। इसलिए इसको ये मानना कि छुआछूत से ये रोग होता है, मुझे नहीं लगता ये भ्रांति के सिवा कुछ भी है। भ्रांति, इसी का प्रमाण हम दे रहा। हम लोग का गाँव में जैसा बाल बच्चा है, 150-200 बाल बच्चा है, आज नया केस किसी का नहीं है। अब मेरा जूठा आटा खा रहा, सब कुछ कर रहा है दुनिया में। देखिए, मेरे साथ में आया है, उसी को 3 गो पोती है, पोता है, वो लोग इसका जूठा आटा खा रहा है, धो रहा है, कुछ नहीं हुआ। जरा उनकी तरफ कैमरा लीजिए। आपके साथ, आपके परिवार में अभी कितने लोग हैं? आप खड़ा होइए जरा सा। सीतामढ़ी जिला का है। खड़ा होइए। बोहिरा है। अच्छा, उनको कान से नहीं सुनाई देता है। आप पूछिए उनसे कि उनकी क्या परेशानी, क्या कैसा लग रहा है उनको अब। गोस्वामी जी, आप पूछ सकते हैं उनसे। दूर हो रहा है ना उसको, बोहिरा। अच्छा, ठीक है।
कोई बात नहीं, आपको कान से कम सुनाई देता है? आपके परिवार में किसी को, आप कुष्ठ रोगी हैं? अभी नहीं है। लेकिन किसी को आपके परिवार में कुष्ठ रोगी हुआ? नहीं हुआ। तो ये छुआछूत से बचने का ये जो भ्रांति है, मुझे लगता है 2 उदाहरण हमारे सामने काफ़ी हैं। तो गांव वाले में मेरे को बोले कि से आप जो आते हैं साल में, मैंने आया मत कीजिए, मैंने दवाई कम से कम 6 महीने साल खा लीजिए, तब आप आइएगा, तो आपको हम शरण दे देंगे गांव में। तो हम सारे ऐसा हो गए कि मैं इलाज बंद कर दिए। अभी वही जाते हैं जो आदमी मेरे से घिन भी करता था, वही आदमी के परिवार लोग हैं, अब जाते हैं, बैठाते हैं, कुर्सी देते हैं, चाय नाश्ता देते हैं, बहुत आदर से आदर करते हैं वो लोग गाँव में हमारा। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात। रंजीत जी, ये जब बताइए, जो विकलांग हो जा रहे हैं, इस रोग से विकलांग हो जाते हैं बहुत लोगों का, अगर बहुत आगे ये रोग बढ़ चुका है, उनके लिए हमारी सरकार क्या करती है? सरकार अभी सबसे पहला कदम तो उठा रही है विकलांग रोगियों के लिए कि सभी जगह पे हमारे द्वारा सेल्फ केयर किया जा रहा है, जिसमें उनको जो भी विकलांगता है उनके घर में ही या कॉलोनी में जहाँ पे भी वो हैं, उनको एक्सरसाइज करने की, फिजियोथेरेपी करने की जो सुविधा है, जो तकनीक है, वो बताई जा रही है, जिससे वो बहुत हद तक अपनी विकलांगता को दूर कर सकते हैं। जो विकलांगता कुछ बढ़ी हुई है और ठीक कर जा सकती है, उनके लिए शल्य चिकित्सा का प्रावधान है। शल्य चिकित्सा हमारे राज्य में अभी कुल 5 जगहों पे उपलब्ध है, जिसमें सरायकेला में है, हमारे जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेज में है, हमारे धनबाद के मेडिकल कॉलेज में है, धनबाद में टाटा के द्वारा एक अस्पताल है उसमें उपलब्ध है, हमारे गिरिडीह में एक अस्पताल है उसमें उपलब्ध है, जिसमें सभी विकलांग रोगियों की मुफ्त शल्य चिकित्सा, जिसको ऑपरेशन या सर्जरी भी कहते हैं, के माध्यम से उनकी विकलांगता दूर कर। अगर इस रोग से कोई आदमी इस हद तक प्रभावित हो चुका है कि उसके उस अंग की शल्य चिकित्सा करनी हो, तो उसके लिए सरकार ने इन 5 जगहों पर निःशुल्क शल्य चिकित्सा की व्यवस्था की है। पूर्णतः निःशुल्क शल्य चिकित्सा है, जिसमें रोगी की पहले चिकित्सा, शल्य चिकित्सा से पहले उनकी फिजियोथेरेपी की जाती है, उसके बाद शल्य चिकित्सा की जाती है, और शल्य चिकित्सा के उपरांत भी 2-3 महीने तक उनकी फॉलोअप की जाती है, जिस दरमियान उनके जो वेजेज के लॉस होते हैं उसके लिए उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। मतलब शल्य चिकित्सा के दौरान जो रोगी के उनके जो वेजेज हैं, उनकी जो लॉस हुई है, उसके नहीं, मैं इसको फिर से ज़्यादा समझना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ये समझाना चाहिए हमें कि जो विकलांग हो रहे हैं या जिनकी शल्य चिकित्सा होनी है, अगर वो कोई रोजगार करते हैं या कामगार हैं, तो उनके लिए जो मानदेय आप देते हैं उस एवज में देते हैं कि उनका जो नुकसान हो रहा है, उनका जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम लोग कुल 8,000 रुपये का प्रावधान रखे हैं, जिसको अलग अलग 3 किस्तों में हम उनको देते हैं, और वो 8,000 रुपये रोगी को दिया जाता है केवल इसलिए कि शल्य चिकित्सा के दौरान जो उनके रोजगार में नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई। चलो, अगर वो कमाई करने वाला वो अपने परिवार का मुखिया हो या घर का इकलौता हो, उसके परिवार को कोई आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शल्य चिकित्सा के बाद में उनके रख रखाव, पुनर्वास के लिए आपकी सरकार, चरण जी, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इनके पुनर्वास के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए बहुत जगह रिहेबिलिटेशन वार्ड बनाए गए हैं, काफ़ी हैंडीकैप्ड के काफ़ी एनजीओज भी काम कर रहे हैं, और सरकार वैसे लोगों को स्क्रीन करके जगह पर रख रही है, उनको केयर कर रही है, और उनको बहुत ऐसा चीज़, जैसा उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी के साथ अगर उनको कोई इम्प्रूवमेंट हुआ, और उनके साथ में गवर्नमेंट ने उनके साथ स्किल डेवलपमेंट का भी स्कीम चला रखी है, क्योंकि हैंडीकैप्ड है लेकिन फिजिकली हो सकता है कि वो डैमेज है बट मेंटली साउंड है। ऐसी स्थिति में उसकी मेंटल सपोर्ट करके उसमें स्किल डेवलपमेंट, जो भारत सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है, उसके साथ में उसको जोड़ करके उसको रोज़गार के साथ भी जोड़ रहे हैं, और हम लोग उसके साथ में मानवता के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मैं किसी बीमारी से ग्रसित हूँ। उसको एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए हम लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इस प्रकार के सरकार में बहुत सारे काम हो रहे हैं। अगर है सर्जरी हो भी गई है तो उनके लिए हम लोग आर्टिफिशियल लिम्ब की व्यवस्था कर रहे हैं, और उनके अगर मान के चलिए कि और भी कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसके लिए फैमिलियर सपोर्ट भी उनके साथ है। तो गवर्नमेंट ओवरऑल लुक आफ्टर कर रही है, ताकि इनके मन में किसी प्रकार की भ्रांतियाँ नहीं रहे, हीन भावना नहीं रहे कि हमारे ये कंटाजियस डिजीज़ था या जेनेटिक डिजीज़ था। ऐसा एज सच सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन लोगों का है, जैसा आप लोगों ने एक्सपर्ट्स लोगों से पूछा, ये एज सच ऐसा नहीं है, और इस रोग को लाइलाज नहीं बल्कि इसको क्यूरेबल डिजीज़ कह सकते हैं, और सरकार इस ओर पहल कर रही है। निश्चित रूप से झारखंड सरकार
कुष्ठ मुक्त झारखंड बना के ही रहेगी। यह इस प्रकार का मिशन लेके चल रही है। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे कुछ अतिथि भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे जो सफ़ेद दाग है वो कुष्ठ रोग नहीं है। वो सफ़ेद दाग जो है फुलवैरी होती है, वो रंग में बदलाव आ जाता है। जो रंग को मेलानिन एक स्क्रीशन होती है जिसकी स्क्रीशन होनी बंद हो जाती है उस एरिया में, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब हर सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है। जो दूध की तरह सफ़ेद दाग है वो कुष्ठ रोग नहीं है बिल्कुल। अच्छा, खान पान में कुछ, अगर कुष्ठ रोगी हो गए हैं तो उनको खान पान में कुछ परहेज रखने की बात उन्होंने पूछी आपसे? ऐसा कोई परहेज रखने के लिए, हाँ, नशे वाली चीज़ें ना करें, जैसे खैनू हुआ, गुटखा हुआ, ये चीज़ें उनकी तांत्रिकाओं को और कमज़ोर करती हैं, क्योंकि इसमें कुष्ठ रोग में तांत्रिकाएँ हैं जो कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से सूनापन आता है। लेकिन अगर वो खान पान में नशे वाली चीज़ें नहीं करेंगे तो उनकी तांत्रिकाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। नशे से दूर रहें, और हर सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है। लोगों में ये आम धारणा हो जाती है सफ़ेद दाग का मतलब कुष्ठ रोगी हो गया। अरविंद जी, और क्या इस तरह के रोगियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आप बताएं? सावधानी तो जो जिनका हाथ पांव में सुनापन है, जिनको आगे उनकी विकलांगता बढ़े नहीं, इससे बच के चलना है। उनको आग से दूर रहना है। आग से जी, एक विशेष प्रकार के चप्पल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, उसको धारण करें, जिससे उनकी जो पैर की त्वचा है, या अगर घाव है तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, उससे ठीक हो जाएगा। मतलब सिर्फ पैरों के लिए हुआ ये ना, हाथों में अगर हो तो? हाथ में भी सर, हाथ में अगर है तो अब जाड़े के दिनों में आग तापने की लोगों की आदत होती है, उससे परहेज करें। गर्म खाने से परहेज करें, और कटने अगर हार्ड काम करते हैं तो ग्लव्स वगैरह का यूज़ करके, ताकि फफोला ना बने। रंजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें कहना मैं ये चाह रहा था कि अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात बताई। चूँकि कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग में तंत्रिकाएँ जो हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और जो मुख्य लक्षण है वह है सुनापन। तो विकलांगता का एक मुख्य कारण ये भी है कि जिस अंग को प्रभावित करता है उस अंग में सुनापन हो जाता है, और सुनापन के कारण हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें पता नहीं चलता। जैसे आग को छू लिया तो हम लोगों को गर्म का एहसास नहीं होगा, तो जल सकता है, जिससे हमारा जख्म हो सकता है, या पैर कट सकते हैं, वो जख्म को सूखने में समय लग सकता है। तो अगर ये रोग आगे बढ़े हुए हैं और सूनापन बढ़ा हुआ है तो हमें मुख्यतः इन सावधानियों की ज़रूरत है कि हमें किसी भी तरह से नए जख्म ना हो, या ऐसी चीज़ें ना करें जिससे जख्म हो और पता न चले। अगर ऐसे कुछ हो गए हैं तो हम सावधानीपूर्वक उसका चिकित्सा करें और उसका ध्यान रखें। हमारे कुछ अतिथि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहले अपना नाम बताइए। सर, हमारा नाम सुजीत वर्मा हुआ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर हॉस्पिटल जाने पे तो खैर आपने बताया सर, लेकिन क्या कोई घरेलू उपाय सर ऐसा है इस रोग के लिए कि आप इसके लिए पहले ही हमने बताया, बहुत अच्छा चीज़। हमारे सैया, जितने झारखंड के सैया हैं, हर एक गांव में एक एक सैया चिन्हित है। अगर शहरों में हो तो, गांव में तो सैया ही अब अर्बन हेल्थ स्वास्थ्य मिशन के तहत अर्बन में भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, और अर्बन में भी हमारी सैयाएँ धीरे धीरे जा रही हैं। उन सबको सभी बीमारियों के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित किया गया है, और वो आपके घर में जाके आपको दवाई देके आपको खिलाने में सहयोग करेंगी। उसी के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और अगर किसी तरह की असुविधा हो रही है तो वो आपको साथ में लेके चिकित्सक के पास आके आपको परामर्श दिला सकती है। घरेलू उपचार सर, अगर घरेलू उपचार में सेल्फ केयर है, जिसमें हम लोग सैया तो करते ही हैं, साथ में हमारे अरविंद जी और बहुत सारे ऐसे सहयोगी हैं जो पता चलता है अगर वहाँ पे कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आपको चिकित्सा के लिए कैंप करते हैं हम लोग जगह जगह पे, और उसमें बताया जाता है कि सेल्फ केयर हम कैसे कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा और इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए सरकार जो भी सामान है वो भी मुफ्त देती है, तो आप अपने घर में रह के वो सेल्फ केयर कर सकते हैं। सेल्फ केयर की बात तो हो गई रंजीत जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर शहर में किसी आदमी को संदेह हुआ कि मुझे कुष्ठ रोग है, तो उसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले तो या तो अपने शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो भी नज़दीक है वहाँ पे जाके परामर्श लें, या शहर के सदर अस्पताल में या जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय से आप पता कर सकते हैं कि इसकी चिकित्सा है। मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में इसकी चिकित्सा है, सदर अस्पताल में है, शहरी स्वास्थ्य केंद्र में है। तो जो भी नज़दीकी आपको सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मिलता है आप जाएँ, वहाँ पे आपको परामर्श एवं चिकित्सा उपलब्ध है, आपको मिलेगी। ऋतु रंजन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में कि लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे यही कहना है कि इसमें जिसमें हैबिटेशन होता है, जिसमें जहाँ पर किसकी इम्यूनिटी कम है, वैसे जगह में जो लोग रह रहे हैं, जिसमें टीबी का बीमारी का बहुत प्रकोप है, उसी तरह से लेप्रोसी का भी हो जाता है लंबे समय तक रहते रहते, तो ये इम्यूनिटी को डेवलप करें
और दूसरी तरफ है कि ये जो सोसाइटी में मिसकंसेप्शन चल रहा है कि लेप्रोसी कंटाजियस है, इन्फेक्शियस है या जेनेटिक डिजीज़ है, ये बिल्कुल नहीं है। इसको मन से एकदम उतार देना चाहिए और इसका लाइलाज नहीं बल्कि इलाज है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके एमडीटी के द्वारा इसकी ट्रीटमेंट चल रही है और पूरे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सारे हाई प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, उसका उपयोग करें। दूसरा चीज़, जिस प्रकार सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने IDH इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल अलग से बना करके लोगों को समर्पित करने वाले हैं ताकि इस प्रकार की बीमारी हो उसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स रहें और इस प्रकार से स्पेसिफिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो, जिससे आने वाला दिन में इस तरह की किसी प्रकार की कोई बीमारी से लोगों को कोई भ्रांतियाँ हैं वे लोगों को नहीं हो। और डिफॉर्मिटी जहाँ तक आ रही है न्यूरल इफेक्ट होने के चलते एक्सट्रीमिटीज़ में, ये सारी चीज़ों को हम लोग ठीक करने के लिए बहुत जगह इनके इक्विपमेंट तैयार हो चुके हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एज़ पर नीड। तो इस प्रकार से सारी सुविधाएं हैं। हम चाहेंगे कि एक मास अवेयरनेस स्टेट में हो और स्टेट को हम कहेंगे लेप्रोसी मुक्त, कुष्ठ मुक्त झारखंड बनाने में जितने तरह से यहाँ हेल्थ सेक्टर में लोग लगे हुए हैं, सारे कर्मी के साथ में समाज में सोशो इकोनॉमिकल जो अवेयरनेस चल रहा है, सारे मीडिया के साथ ही मीडिया के लोग और जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, चाहे NGO के लोग, सब मिलकर यदि हाथ इसमें बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का निवारण होगा और हम कुष्ठ मुक्त झारखंड में निवास करेंगे। बिल्कुल सही बात। हमारे अतिथि भी कुछ जानना चाहेंगे, बताइए अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार जी, डिजीज प्रिवेंशन मेडिकल रिहेबिलिटेशन जी का झारखंड कोऑर्डिनेटर है डेमियन फाउंडेशन की तरफ से। अच्छा, तो एक्चुअली सर अभी एक क्वेश्चन आया था, रंजीत पाठक सर ने बोले थे जी 1 रिफॉर्मेशन डोज गिवन आफ्टर 99.99% राइट, ओनली 0.1% बचा हुआ है। तो इसके लिए पीवी कोर्स के लिए एक डोज के लिए अगर इतना खत्म हो गया 0.1 बचा तो नेक्स्ट 5 मंथ का क्या जरूरत है? और एमबी कोर्स के लिए जो 12 महीना है तो एक डोज के लिए अगर 99.99% खत्म हो गया तो नेक्स्ट 11 मंथ का क्या जरूरत है? जी बताइए, सवाल बड़ा अच्छा है इनका। ये एक दवा से, एक गोली से अगर हमारा 99% रोग खत्म हो गया, फिर मुझे 6 महीने तक उस दवा खाने की इस दवा में मैं गौतम जी से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है। जिस समय पहला डोज है, जो WHO का गाइडलाइन भी है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। पहले डोज में हमारा रोग जो है फैलाने की क्षमता खत्म हो जाती है और तो सब ये बता रहे हैं कि पहले डोज से ही आपके रोग फैलाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जी, उसके बाद आगे के लिए जो हम 5 महीने की दवाई उनको देते हैं, उस 5 महीने की दवाई में सबसे पहले जो कुछ जीवाणु उनके बचे रहते हैं वो शरीर में रहते हैं, जो बाद में चल के वो डेवलप हो सकते हैं और फिर से वो रोग फैला सकते हैं। तो उन 5 महीनों के चिकित्सा में वो जितने भी बैक्टीरिया हैं, उन सारे बैक्टीरिया को वो शरीर से ख़त्म कर देते हैं ताकि वो पूर्णतः रोग मुक्त हो सकें और फिर से वो आगे भविष्य में रोग ना फैला सकें। मतलब दवा का असर अंतिम सिरे तक पहुँचने के लिए पूरे शरीर 6 माह का, एक्चुअली ये भारत सरकार और WHO के रिसर्च के हिसाब से कि 6 माह तक हम लोगों को पूर्ण चिकित्सा लेनी चाहिए, जिससे ये पूर्णतः रोग शरीर से खत्म हो जाए, पूर्णतः खत्म हो जाए। बिल्कुल। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है कि यदि कोई गर्भवती माँ कुष्ठ रोग से ग्रसित है तो क्या बच्चा में भी कुष्ठ रोग होने की संभावना है क्या? डॉक्टर सूद साहब? नहीं, जो कुष्ठ रोग के जीवाणु है, अगर वो माँ ग्रस्त है इस बीमारी से और ट्रीटमेंट ले रही है तो जो ट्रीटमेंट है वो बच्चे के मिल्क में भी जाता है और बच्चे को ये बीमारी नहीं होती। ये अक्सर पाया गया है कि माँ का जो दूध पीता बच्चा है या उसके बाद भी इन्फेंट जो है उसको ये बीमारी नहीं होती है। मतलब गर्भवती स्त्री को अपने बच्चे के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि माँ को है तो उनको भी होना है, नहीं है ऐसा कुछ। बहुत सी बीमारियों में ऐसा होता है ना कि माँ को इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि ये जेनेटिक नहीं है। जब मदर के बीमारी है तो बच्चे में नहीं जाएगा, ये साफ सतह पर होगी, किसी प्रकार की जेनेटिक बीमारी नहीं है। सूद साहब, बहुत बार ऐसा होता है गर्भवती स्त्रियों की बहुत सी दवाएं खाने को मनाही होती है, क्या इस स्थिति में गर्भवती स्त्रियों को अगर हो गया है तो क्या वो खा सकती हैं दवाइयाँ? ये बिल्कुल सेफ ड्रग है। कोई भी गर्भवती किसी भी स्थिति में हो उसके लिए ये बिल्कुल सेफ ड्रग है MDT, और अगर वो रेगुलरली खाती है तो आगे बच्चा या किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अरविंद जी, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इसको मानते हैं कि देवीय प्रकोप है या किसी ने कुछ कर दिया है, तो झाड़ फूंक की तरफ लोग जाने लगते हैं, कभी किसी तरह की दूसरे उपाय खोजने लगते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध? ये बिल्कुल निराधार बातें हैं और जो लोग मानते हैं
कि दैवीय प्रकोप है या छुआछूत का परिणाम है, या किसी ने मुझे वंशानुगत है, श्राप दे दिया है, तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कॉलोनी। यहाँ पर इंदिरा कॉलोनी है, 150 परिवार रहते हैं कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति जो रोग मुक्त हो गए हैं, लेकिन इनके परिवार में इनके बच्चे, इनके जो घर वाले हैं, किसी को भी इस रोग की पुनरावृत्ति नहीं हुई, किसी को नया बीमारी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात। हमारे कुछ अतिथि आपसे फिर कुछ जानना चाहते हैं, बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम यदुनंदन है। मैं सभी एक्सपर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा सभी लोगों ने अभी कहा है कि 1 साल तक दवा खिला दिया जाए मरीजों को तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी कई जगह ये देखा जाता है कि कई डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में 2 साल की दवा लिखते हैं। तो वो 2 साल की दवा क्यों लिखते हैं, और क्या सरकार की तरफ से या किसी भी तंत्र की तरफ से उनको जागृत करने या उनको सिखाने या उनको ट्रेनिंग की ऐसी कोई व्यवस्था है? सूद साहब, बहुत महत्वपूर्ण ये एक सवाल जो आपने पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि पहले जो था, जब अभी 12 महीने का जो है, उससे पहले 24 महीने का डोज दिया जाता था या 24 महीने दिया जाता था। उसके बाद में अभी क्या हुआ है कि 12 महीने और 24 महीने में कोई अंतर नहीं है, रेप्स वही प्रोपोर्शन में होता है। तो 12 महीने का जो ट्रीटमेंट है वो सफिशेंट है। हाँ, जो आपने ये कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस में कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं या इस तरह देते हैं, तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनरों को IMA के माध्यम से इस चीज़ में लाएं कि गाइडलाइन गवर्नमेंट की या प्रोग्राम की गाइडलाइन ये है कि 12 महीने का ही ट्रीटमेंट दें, क्योंकि उसके ज़्यादा ट्रीटमेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें 1-2 मीटिंग ऑलरेडी हुई हैं जिनके साथ उन्होंने इसको शुरू किया है। नहीं, ये जानना चाहते हैं क्या उस दवा को लेना 2 साल जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बताना चाह रहा था कि पहले जो 24 महीना दिया जाता, 24 मंथ का डोज दिया जाता था, उसके पीछे जो धारणा थी या उसके पीछे जो फैक्ट्स थे वही 12 महीने के बाद एस्टेब्लिश हुए कि वो फैक्ट 12 महीने के बाद भी वही है। इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि इसीलिए 12 महीने उसको किया गया। और ये जो 12 महीने का है, ये ट्रीटमेंट इस तरह नहीं, ये एक्सपर्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं, फिर एक्सपर्ट की ओपिनियन के बाद गाइडलाइन ले डाउन WHO करता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट करती है। मतलब अभी इस विषय पे बहुत से ये प्रयोग चल रहे हैं जिसके तहत ही समझ में आ रहा है कि 12 महीने में लेने से अब खत्म हो सकता है। पहले 24 महीने की धारणा रही होगी, दवाएं उस हिसाब से बनती है ना, 5 mg 10 mg। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, बीमारी ख़त्म होने को हम जिस तरह बता रहे हैं, कभी कभी दाग या सूनापन रह जाता है। हम ये नहीं कहते, जैसे जख्म है उसमें कभी दाग हुआ, जख्म का दाग रह जाता है लेकिन जख्म नहीं रहता है, इसी तरह इसमें भी कभी कभी दाग जो पुराने हो जाते हैं वो रह जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि बीमारी अभी है। तो इसके लिए कभी कभी कुछ लोगों को ये होता है कि मेरा दाग तो अभी बचा हुआ, अभी रह गया तो और शायद दवाई खाऊं तो हो जाए। नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए, हमारे अतिथि फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं, बताइए। एक प्रश्न है मेरा माननीय विधायक महोदय से कि जैसा मुझे पता चला है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बिहार में एक सुविधा दी जा रही है कि प्रत्येक माह 1500 रुपये का उनको मानदेय मिलता है, एड दिया जा रहा है। तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था झारखंड के मरीजों के लिए है? देखिए, लेप्रोसी में जो काम कर रहे हैं उनके पास गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, और इस प्रकार की अगर गाइडलाइन है निश्चित रूप से उसको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो अप करेगी, उसको टेक ओवर करेगा। तो इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर बिहार में चल रहा है, तो चूंकि ये सेंट्रल मिशन है, लेप्रोसी कोई स्टेट इरेडिकेशन नहीं है, ये सेंट्रली इरेडिकेट करना है पूरे भारतवर्ष से, तो वह गाइडलाइन ऑटोमेटिकली स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो अप होगा। और आपने सही जवाब किया है, सवाल किया है कि अगर इस तरह से किसी को है तो झारखंड गवर्नमेंट से मिलेगा। रंजीत जी कुछ बताना चाह रहे थे? इस पे हम लोगों ने पहल भी की है और हम लोगों ने यूपी के, बिहार के और अन्य स्टेटों के इस तरह की चीज़ों को लिया है, और इन सब के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन बैठक भी की है विभिन्न विभागों के साथ, और हम लोगों ने समाज कल्याण के साथ इस पे आगे कार्रवाई भी शुरू की है। और बहुत जल्द ये जो हमारा मानदेय है, जो विकलांगता का है और पेंशन है, ये बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा झारखंड में भी, और इसके लिए झारखंड सरकार जो है अपनी पहल कर चुकी है। नहीं, विकलांगता में एक बताता हूँ, विकलांगता में झारखंड सरकार तो ऑलरेडी स्वामी विवेकानंद दिव्यांगता पेंशन ऑलरेडी दे रही है, लेकिन आपने कहा कि लेप्रोसी की जिसका सफरर है उसके मदर को देना है, तो वो काम अभी चालू हो गया है। वो काम भी चालू हो गया है।
मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब अब मिला। जी बिल्कुल। गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे अब कैसी लगती है आपको अपनी ज़िंदगी? पहले जैसे हम था, गांव में जब हम था किसी का समय बुटना उठना नहीं किया था। अच्छा। सब घिन मानता था। और ये टाइम लगे समय हो गया, खूब आनंद है, खूब बिल्कुल आनंद है। गांव जाता है, गांव वाला लोग को बैठाता है, बोला बाबा ठाकुर आप आइए, हम लोग को ठाकुर बोलता है बांग्ला में, गोस्वामी पंडित लोग को, बाबा ठाकुर आइए। जे आदमी हमको तालाब बंद किया था उसी का कुष्ठ बीमारी हुआ था, तो वो लोग रो रो कर खुज खुज के जगन्नाथपुर आया, बोला चलिए आप। बोले हमें किसी को अभिशाप नहीं दिया, हो गया सब अच्छा रहो, हम आपकी दिखने में आ रहा है आपकी उंगलियों में कुछ कुछ विकृतता आ गई है। नहीं तो ठीक ही है, चल रहा। पहले खूब गड़बड़ था, जब सेल्की पे गया हम पाए जख्म खत्म हो गया, इसी में नहीं है। तो ये क्या इसी रोग के कारण हुआ था? हाँ, अपन भूल से हुआ। अरविंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? अरविंद जी जब बोला सही बात बोला। पहले हम खाना पकाता था, पहले का ज़माना अलग था, किसी को छुआछूत नहीं खाता था, सही बात हम बोला, इसलिए मेरा फोका हो गया। अच्छा, वो आग से गर्मी से आपके हाथ में सूना मार पसरा, आपने उसको पकड़ा इसलिए उससे ऐसे हुआ। आजकल ऐसा दवाई खा लिया और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप कुछ बोल रहे हैं अरविंद जी? झारखंड में टोटल 60 लेप्रोसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ कुष्ठ से विकलांग लोग रह रहे हैं। सभी जगह सभी को स्वरक्षा अभ्यास के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया है। जैसे अभी मुखिया जी ने बताया कि हम सेल्फ केयर करके अपना घाव भी ठीक कर लिया, उंगली भी जो स्थिति में सब ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ी, आगे नहीं बढ़ी, वहाँ पर रुक गया। इन्होंने अपना काम स्वयं किया है या घर पे करते हैं, इनको सिर्फ ट्रेंड कर दिया गया अपना सूने हाथ पैरों की देखभाल करने के लिए, कि कैसे आप अपने शून्य हाथ पैर को देखभाल घर पे रह के कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं। ये करते हैं, इनका बचा हुआ। हमारे अतिथि भी कुछ जानना चाहेंगे आपसे, पूछिए अपना सवाल। सर कुछ देर पहले रघुनंदन जी जो क्वेश्चन किए थे और रिक्वेस्ट किए थे हम लोग को, जो विधायक साहब है, जो डिसेबिलिटी पेंशन बिहार का बात था, बिहार शताब्दी योजना जो मुख्यमंत्री ने अपना लागू किए थे, जो हर डिसेबिलिटी जो लेप्रोसी से अफेक्टेड पर्सन है उसके लिए दिया जाए। तो ये जो अभी सर हमने जो अभी कुछ जिला में देखे हैं, जैसे गुमला में 506 विकलांग अभी तक जिंदा है, लोहरदगा में 176, जैसे देवघर में 496, गोड्डा में 273 और जमशेदपुर में 1599। मान लीजिए सर इतना डिसेबल है अभी जिंदा है, लेकिन 20 से 25% लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी बोर्ड उसका कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम उसको एटलीस्ट 40% से ऊपर दें। तो ऐसा कोई झारखंड सरकार से कोई लेटर निकल जाए और सारे डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी बोर्ड को दिया जाए, ये एनी लैप्रोसेप्टेड पर्सन 1 हैंड विकलांग है, चाहे 1 फीट है, चाहे 1 है, तो उसको कम से कम 40% से ऊपर दिया जाए, और डिसेबिलिटी पेंशन जो उसका बेनिफिट मिले, इसका कम से कम ये आ जाए। जो रंजीत साहब ने बोले ये सिस्टम में आ गया, ये आ गया, लेकिन जब तक वो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी बोर्ड को ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी चाहे पेपर में ये नहीं आएगा, तब तक लोग मानेंगे नहीं, और ये डिसेबिलिटी पेंशन के लिए वो लोग हकदार नहीं होंगे। और जो विलेज में बहुत पोर पर्सन है, आज भी जिंदा है, लेकिन वो परिवार पालने के लिए, उसके बेटा बेटी पढ़ाने के लिए, या एटलीस्ट हर महीना जो उसका सोचिंग भी निकल जाएंगे, तो वो इन फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल हो सकता है। विधायक जी, बड़ा अच्छा निवेदन है आपके लिए। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये आपने अभी इनिशिएटिव लिया, बट सिंस वेरी बिगिनिंग व्हेन आई बिकेम द MLA ऑफ दिस कंस्टिट्यूंसी, आई ऑर्डर टू ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिविल सर्जन्स, हमने इसको इंस्ट्रक्ट किया और बोला कि कैंप लगा करके CSC लेवल में जा करके उसकी कैंप करा करके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का काम किया। और अभी जहाँ भी बचा हुआ है, आपने सही उसको सजेस्ट किया, मैं तुरंत उसको बात करूँगा सिविल सर्जन से और कहूँगा कि उसको कैंप लगा करके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाएं। और लेस दैन 40% यदि होता है तो उसके वेरीफाइड नहीं होते हैं, तो को कम से कम 40 अबव कि सर्टिफिकेट उसको इशू हो, ताकि अदर जो जिस लायक है उसी लायक में, ऐसा नहीं कि सबको 40% के अबव कर। नहीं, जिसकी लायक होता है उसका स्क्रीनिंग किया हुआ है, वो सब डॉक्टर साहब जान रहे हैं कि उसके लेवल में वो सर्टिफिकेट इशू करे, ताकि हम लोग उसको गवर्नमेंट से उसको बेनिफिट दे सकें। ये काम चल रही है। सरकारी सुविधाओं का जो लाभ मिलना है, जिस लायक जो है, जी निश्चित रूप से मिलेगा। जरूर। सूद साहब, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस कुष्ठ रोग में
जैसे पहले भी बताया गया कि अगर कोई भी किसी को संदेह होता है तो कृपा करके जैसे दूसरी बीमारियां हैं उसी तरह इस बीमारी के लिए हर जगह व्यवस्था है, जांच करा लें और जांच कराने के साथ साथ ही ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। एक और चीज़ अच्छी है कि अगर कोई भी आदमी जांच करा के ट्रीटमेंट शुरू करता है, जैसे पहले भी प्रवक्ता ने बताया है कि उसमें किसी को भी और को बीमारी होने की संभावना नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको विकलांगता नहीं आएगी। और अगर विकलांगता नहीं आती है और कुष्ठ रोग कुष्ठ मुक्त हो जाता है तो इससे बड़ी समाज में और कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि मैं कम से कम भी 35-37 साल मुझे हो गए हैं कुष्ठ रोगों के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई बीमारी का लक्षण नहीं आया है। तो मैं आप लोगों सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि कोई भी घृणा ना करें। ये दुनिया की सबसे कम फैलने वाली बीमारी यही है, नहीं तो ये आज सब जगह कुष्ठ रोगी मिलते हैं आपको। सबसे इसमें खराबी यह है कि जो विकलांगता आती है वो शुरू में नहीं आती है, वो निगलेक्ट होता है, वो पेशेंट ध्यान नहीं देता क्योंकि खुजली नहीं होती, दर्द नहीं होती, तो वो ट्रीटमेंट में नहीं जाता। तो आपको किसी को भी किसी में भी आप लक्षण देखें तुरंत जाके जांच कराएं और उसका इलाज पूर्णतः एकदम पूरा इलाज अवेलेबल है और वो इलाज से किसी दूसरे को नहीं होगा और विकलांगता नहीं आएगी। विकलांगता नहीं आएगी तो घृणा और ये सब चीज़ें जो हैं नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे दर्शकों को। रंजीत पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बताएं चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूकता फैलाने में मदद करें और जितनी भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने में मदद करें, क्योंकि ये पहली ऐसी बीमारी है जो पूर्णतः साध्य है। तो लोगों पर ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं कि इस बीमारी से घृणा ना करें। और जो भी हमारे लोग दिखते हैं जिनमें विकलांगता है वो कुष्ठ रोगी नहीं हैं, वो सारे कुष्ठ मुक्त हैं। और किसी में भी अगर कोई लक्षण है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसका इलाज लें और इसके लिए जानकारी और जागरूकता अपने समाज में, अपने परिवार में फैलाएं, जिससे ये बीमारी का प्रसार रुक सके और हमारे झारखंड को कुष्ठ मुक्त बनाने में सहयोग प्राप्त। अरविंद जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सामाजिक भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम समाज में रहते हैं, इस रोग के लक्षण जो हैं इसके मैसेज को फैलाएंगे, हर व्यक्ति तक ही जानकारी चली जाएगी। जानकारी हो जाने के बाद हर व्यक्ति जैसे ही लक्षण शुरू होगा अपने किसी न किसी नज़दीकी अस्पताल में जाकर इलाज करा लेगा। जब इलाज करा लेगा सारे लोग ट्रीटमेंट में आ जाएंगे, फिर ये बीमारी स्वतः झारखंड से मुक्त, झारखंड मुक्त, कुष्ठ मुक्त झारखंड हो जाएगा। विधायक जी, आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को कुछ संदेश? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा सामाजिक भागीदारी की आवश्यकता है, समाज में एक मास अवेयरनेस चलाएं कि इस प्रकार की कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, हम सब लोग रह के जा सकते हैं और हम पोस्ट कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं ताकि वो विकलांगता की ओर ना बढ़ सकें, क्योंकि प्री स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट है और इसको जब ट्रीटमेंट में हम शुरू हो जाते हैं तो कहीं पर आगे कुछ होने की संभावना नहीं दिख रहा है। इसलिए हम आप सबों से आग्रह करते हैं कि सभी जगह में इसको एजुकेट करना है, लोगों को अवेयर करना है और समाज में जितनी तरह की भ्रांतियाँ मन में आ रहा है, फैल रहा है और उस शिक्षा के अभाव में हो रहा है, उस चीज़ों को आप लोग कम करें तो निश्चित रूप में हम लोग पूरे देश में लेप्रोसी इराडिकेट करने की ओर हम सभी लोग कारगर सफल हो पाएंगे और राज्य को भी हम लोग लेप्रोसी मुक्त झारखंड बना पाएंगे। गोस्वामी जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, ऐसा बात है, कुछ दिन पहले बोला था जो गर्भे उसी का बीमारी हो जाएगा, इसी का प्रमाण दे रहा। एक टुकड़िया आम रखिए, उसी जो सड़ जाएगा और उसी के जो बिचा होता है उसी के रोप दीजिए, देखिए उसका पेड़ हो जाएगा। तो ऐसा होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। एक टुकड़ी आम आप रखिए, सड़ जाएगा, आम सड़ जाएगा, हम सड़ गया, इसी का प्रमाण हम बढ़ रहा। थोड़ा से बोलेगा, थोड़ा से आपको आध्यात्मिक संबंध बोलेगा, थोड़ा से बोलेगा जी। जब प्रभु जगन्नाथ जी का एक कुष्ठ बीमारी हुआ था, धृष्टद्युम्न था, जो राजा था, तो उसी को अभिशाप दिया था ब्राह्मण। तो बोला, देखिए हम प्रभु जगन्नाथ, बलराम जगन्नाथ, इसलिए जगह मंदिर बनाया। जो कुष्ठ बीमारी कैसा होता है, अभिशाप हुआ था, पहले का दिन अभिशाप था।
क्योंकि उस समय इलाज नहीं था, इलाज उस ना समय ना इतनी इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा। जब बर्जबान मार दिया, এখন वैज्ञानिक इसे निकाल दिया, चलिए हम एटम बम मार थोड़ा दिया, सा समय की हमारे पास ऊपर में हेलीकॉप्टर उड़ा रहा, थोड़ा समय की कमी है हमारे है। पास गोस्वामी जी, फिर आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सी कमी रह गई, इसलिए हम आपसे फिर दोबारा किसी कार्यक्रम में आएंगे। प्रिय दर्शकों, विदा लेते हैं आपसे इस कार्यक्रम में। नमस्कार।